दोस्तों नमस्कार। जी हाँ, मैं हूँ मनीष जायसवाल और कन्या चौराहा मुट्ठीगंज प्रयागराज इलाहाबाद से। जी हाँ, अपनी इनिशियल पॉइंट लोकेशन को एक न्यूक्लियस की तरह बताना ज़रूरी है, क्योंकि हम वहीं से सारी चीज़ें को देखने की कोशिश कर रहे हैं। यूट्यूब वीडियो में हमने अब जो पहले के वीडियो बनाए हैं उसमें एक तरह से हमने स्टैंडिंग वेव मूविंग नोट्स मॉडल के तहत इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अराउंड समझाने की कोशिश की थी। और जस्ट लास्ट एपिसोड में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक तरह से इलेक्ट्रॉन के लिए एक सिमेट्रिक बैलून मॉडल के आधार पर हमने समझाने की कोशिश की। आप उस वीडियो पे वापस जा सकते हैं। खैर चलिए, वो वीडियो जब तक मिलेगा तब तक हम अपनी स्टोरी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो है, जो एच म्यू नॉट या कहें वर्क फंक्शन से अधिक एनर्जी पाके न्यूक्लियस छोड़ चुका है। जी हाँ, न्यूक्लियस वो छोड़ चुका है और न्यूक्लियस के प्रभाव से बाहर हो गया है। तो जैसा कि हमने बताया पिछले मॉडल पे कि जिस समय वो न्यूक्लियस के प्रभाव से वो बाहर हो जाएगा, वैसे ही क्या बोलते हैं, जो पहले न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन था अलग अलग ऑर्बिटल्स में एज एन स्टैंडिंग वेव, और जहाँ स्वयं इलेक्ट्रॉन जो था वो कई पार्ट्स में ब्रेक था, डिस्पर्स था उसका मास और चार्ज, और उनके मध्य स्टैंडिंग वेव एग्जिस्ट थी, और जिसमें न्यूक्लियस कहीं ना कहीं बड़े नोड और खूटे की ओर काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो रिलीज होने वाला है, न्यूक्लियस के प्रभाव से बाहर जाने वाला है, तो हम देखते हैं कि न्यूक्लियस जो एक नोड की तरह काम कर रहा था, मेजर नोड, उसका रोल ख़त्म हो जाता है। और उसका रोल जब ख़त्म हो जाता है तो इस संबंध में अब क्या बोलते हैं, यहीं से इलेक्ट्रॉन फ्री होना चालू करता है। और यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन है, एक तरह से पिछले एपिसोड में हमने बताया कि एक सिमेट्रिक बैलून की तरह आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि पहले जो सिमेट्री थी वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द थी, डिस्पर्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड और उनके मध्य स्टैंडिंग वेव के कारण। लेकिन अब जो जैसे ही फ्री होने वाला है, तो जो सिमेट्री है वो क्या बोलते हैं, वो सारे जो डिस्पर्स पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन का ही पार्ट है। अब न्यूक्लियस जैसा बड़ा नोड है नहीं, तो वो एक तरह से एक मजबूत बॉल हमको दिख रही है ना, और वो बंधी नहीं है, वो सिमेट्रिक बॉल। अब एच म्यू नॉट से जितनी भी ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में ही तब्दील हो रही है बॉल की। जैसा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखते हैं कि अगर एच म्यू टोटल फ्रीक्वेंसी और टोटल क्वांटा दिया गया है, तो एच म्यू नॉट न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को अलग करना और बाकी एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाती है। जब तक इलेक्ट्रॉन खूटे में बंद था, न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिटल में था, डिस्पर्स उसमें था और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था, तो जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी उसको मिलती थी तो वो न्यूक्लियस के अराउंड ही हायर ऑर्बिटल में चला जाता था, डिस्पर्स होकर, और उनके मध्य स्टैंडिंग वेव बन जाती थी। बीच की एनर्जीज या एक्स्ट्रा एनर्जीज अलाउड नहीं थी इस मॉडल में, और इसलिए नहीं अलाउड थी क्योंकि खूटा छोड़ के वो जा नहीं सकता था। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन एज एन स्टैंडिंग वेव, और उसमें इलेक्ट्रॉन का ही मटेरियल नोड्स का काम कर रहा है, ना कि न्यूक्लियस का, जैसे ही इस अवस्था में पहुँचता है तो वो फ्री हो जाता है कोई भी एनर्जी एच म्यू नॉट के ऊपर लेने में, ना एच म्यू नॉट के ऊपर लेने में। तो वो एच म्यू फ्रिक्वेंसी कोई भी जो एच म्यू नॉट के ऊपर होगी उसको लेगा, पहले वो अपने आप को खूटे से फ्री करेगा, एक बॉल की तरह अपने आप को सिमेट्रिक बॉल की तरह बना लेगा, और उस सिमेट्री के आगे फिर चूँकि मूव कर सकता है, तो बाकी जो एच म्यू में जो एनर्जी है एच म्यू नॉट के ऊपर फोटॉन से इंटरेक्शन चली ही रहा है, तो वो उसको फिर अपनी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील कर लेगा। कुछ ऐसा हमने बताया कि हमने बैलून के पीछे आपने देखा हो ना, वो पीछे जिससे हवा देते हैं, वो जो हवा देते हैं वो कुछ थोड़ा मोटा रहता है, उसे आप न्यूक्लियस समझ लीजिए। वहीं से हम एक सांस में जितनी हवा देते हैं उसे क्या समझ लीजिए, क्वांटा समझ लीजिए, और बैलून फूलता है ना। कभी कभी हम जब हवा आधे मन से या उससे देते हैं तो वो वापस भी आ जाती है, लेकिन बैलून जब एकदम फूल जाता है, इतना फूलने लगता है, एक स्टेज आती है कि यार बैलून अब फट जाएगा। तो कुछ वैसे ही वो खूटा जैसे ही छोड़ने वाला होता है ना, कुछ ऐसी ही स्थिति आती है। बस बैलून फुलाते समय फटता नहीं है,
वो यहाँ पर बैलून खूंटे को छोड़ देता है, न्यूक्लियस को छोड़ देता है ना, और वो बैलून परफेक्ट हो जाता है। और जो भी हम बाकी की हवा जो हम दे रहे हैं वो एक्चुअली में आगे उसको मूवमेंटा दे रहा है। बाकी का हवा जो बच गई है फुलाते समय एक ही सांस में, वो उसको काइनेटिक एनर्जी दे रहा है इस बैलून को। अब हम आज रिवर्स सोच के देखते हैं। वीडियो का नाम बताना भूल गए, क्वांटम फील्ड और क्वांटम स्पेस क्या होंगे हमारे इस मॉडल में। हम उसको अपनी इस मॉडल के अनुसार डिफाइन करना चाहेंगे। अब ये छोड़िए, अब न्यूक्लियस है, बैठा हुआ है बिना इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, अपनी फील्ड सजाए बैठा है, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड सजाए बैठा है वो न्यूक्लियस। और वही जो इलेक्ट्रॉन जो एक तरह से अभी एक बॉल की तरह बिहेव कर रहा है, और आपको उसके नोड्स के मध्य स्टैंडिंग वेव अभी भी है, लेकिन एक बॉल है, ज़्यादा सिमेट्रिक है। हो सकता है ये नोड्स आपस में वाइब्रेट भी कर रहे हों, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है मास एनर्जी कन्वर्जन भी हो रहा हो, लेकिन एवरेज सेंस में हम मान रहे हैं कि जो नोड जहाँ है वहीं है, और वो जो बड़ा छोटा हो रहा है तो उससे उन नोड्स पे ग्रेविटी भी बदल रही है। और बाकी ज़्यादातर पॉइंट जो वेव की तरह बिहेव कर रहे हैं, वेव की तरह बिहेव कर रहे हैं ऑन एन एवरेज सेंस में। लेकिन जैसे ही ये बॉल न्यूक्लियस के फील्ड में आती है, कैसे न्यूक्लियस के फील्ड में आती है, तो एक तरह से ये बॉल जो आएगी न्यूक्लियस के फील्ड में, तो बॉल का आगे का हिस्सा जो है, तो मोमेंटली तो नोड वाइब्रेट कर ही रहा है सरफेस में, वो कहाँ होगा, वो कहाँ होगा, फील्ड को पहले इंटरेक्ट करेगा, और यहीं से खेल चालू हो जाता है। वो जो बॉल जो काफ़ी सिमेट्रिक दिख रही थी फील्ड के अभाव में ना, वो असिमेट्री महसूस करने लगती है। और यही असिमेट्री क्या करता है, बॉल को अब एक्सपेंड करता है, और न्यूक्लियस के अराउंड अब नई सिमेट्री का जन्म होता है, जिसको हम ऑर्बिटल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्बिटल जिसको हम कहते हैं ना। तो क्वांटम स्पेस क्या था, अगर इलेक्ट्रॉन हमारा जो इनिशियल बॉल थी, जो फ्री इलेक्ट्रॉन था, वो क्या था, हमारा इनिशियल क्वांटम स्पेस था। इलेक्ट्रॉन जिस सिमेट्रिक बॉल में है नोड्स और स्टैंडिंग वेव के साथ, वो इनिशियल क्वांटम स्पेस था। लेकिन जैसे ही फील्ड में आया वो न्यूक्लियस की फील्ड में, तो उसका क्वांटम स्पेस फैलने लगा, और फैलते 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 वो स्पेस न्यूक्लियस के चारों तरफ हो गया एज एन ऑर्बिटल। क्या हो गया, एज एन ऑर्बिटल। बात समझ में आई। तो क्वांटम स्पेस यहाँ जो है वो एक वैक्यूम नहीं है कि वैक्यूम में इलेक्ट्रॉन, अगर ऑर्बिटल समझ लें, एक ऑर्बिटल को समझे जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की पाने की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक होती है, ऐसा ऑर्बिटल समझ लीजिए। तो ऐसा ऑर्बिटल कोई खाली स्पेस नहीं है जहाँ हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा इंटैक्ट है, लेकिन हम प्रोबेबिलिटी दिखा रहे हैं इस खाली स्पेस में कि एक्सपेरिमेंट करें तो वहाँ पूरा पूरा मिल जाएगा। ज़्यादातर जब तक एक्सपेरिमेंट करेंगे नहीं, जब तक एक्सपेरिमेंट करेंगे नहीं, वो क्वांटम स्पेस और कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन का ही अपना क्वांटम स्पेस है जो न्यूक्लियस की फील्ड में एक्सपैंड हो गया है। जब ये और एनर्जी पाएगा तो ये ऑर्बिटल हायर लेवल पे जाएगा। ऑफकोर्स वो भी सिमेट्रिकल ही होगा, लेकिन हायर एनर्जी पे होगा वो ऑर्बिटल। तो क्वांटम स्पेस यहाँ बढ़ गया इलेक्ट्रॉन का ना। और ये इलेक्ट्रॉन इनिशियली जब आया था फील्ड में न्यूक्लियस के, तो वो स्वयं क्या बोलते हैं, एक पार्टिकल नहीं था बल्कि वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी लिया हुआ था। बस फील्ड ने इस वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी को लिए हुए स्पेस को, इस क्वांटम स्पेस को और बढ़ा दिया, एज एन ऑर्बिटल उसको पेश कर दिया। और जब इलेक्ट्रॉन अंततः एनर्जी पाते पाते वापस वो छोड़ने की कगार पे है, तो क्वांटम स्पेस उसका फिर से एक सिमेट्रिकल बॉल के रूप में डिफाइन हुआ। जैसे ही यंग्स डबल स्लिट स्प्लिट के करीब आया ना, तो बॉल की तरह अगर स्लिट के बीच में ही रहा, अगर नोड्स ज़्यादा प्रभावी रहे, मास और चार्ज जहाँ है ज़्यादा है, तो वो स्लिट के बीच से लड़के वापस आ गए बहुत सारे।
लेकिन ये नोड्स वाइब्रेट भी कर रहे हैं और इनके मध्य क्या है, स्टैंडिंग वेव भी है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन ने इन स्टैंडिंग वेव के जरिए दोनों स्लिट के स्पेस को असेस किया अपने मोमेंट्री फ्लक्चुएशंस में, तो हम क्या देखते हैं, वास्तव में हम देखते हैं फील्ड। क्या देखते हैं, इंटरफेरेंस। कहाँ देखते हैं इंटरफेरेंस, जो सामने स्क्रीन लगी है, स्क्रीन पे नहीं देखते हैं हम, वास्तव में देखते हैं स्क्रीन के जस्ट पहले, स्क्रीन के जस्ट पहले। और वो जो स्लिट्स हमको स्क्रीन पे डॉट्स के रूप में दिख रही हैं, डॉट्स के जस्ट पहले हमको ये स्क्रीन्स दिख जानी चाहिए ना। वो बात अलग है कि जब वो ये जो स्क्रीन, ये जो स्लिट्स हैं, ये स्लिट्स जब स्क्रीन के पास और पहुंचते हैं और जैसे ही ये क्वांटम स्पेस जो स्लिट के फॉर्म में है ये डिस्टर्ब होता है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल के फॉर्म में आ जाता है, दिखने लगता है स्क्रीन पर, तो क्वांटम स्पेस उतना छोटा हो जाता है। तो क्वांटम स्पेस जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन का क्वांटम स्पेस, एक सिमेट्रिक बॉल से जाते हुए क्वांटम स्पेस जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन का वास्तव में स्क्रीन से टकराने के पूर्व आपको जो इंटरफेरेंस पैटर्न है, कहीं ना कहीं वो फील्ड उस तरह दिखेगी, उतनी बड़ी फील्ड हो जाएगी ना। और स्लिट से जब इंटरेक्ट कर रहे होंगे तो क्वांटम फील्ड जो सिमेट्रिक बॉल वाली है वो उसी आधार पे वो फील्ड स्लिट से इंटरेक्शन के लिए फील्ड क्वांटम स्पेस जो है वो उसी आधार से अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। क्वांटम स्पेस अपने आप को उसी तरह एडजस्ट कर लेगा जैसे ही उसको स्लिट्स के प्रभाव में आएगा। स्लिट्स एक तरह से, आप स्लिट्स जो उसको डिस्टर्ब कर रहा है, कोई भी चीज़ जो इस क्वांटम स्पेस को डिस्टर्ब करेगी, हमारी डिफिनीशन में वो और कुछ नहीं है, वो क्या है, फील्ड है। क्या है, फील्ड है। तो क्वांटम स्पेस आप देख सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन का वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी लिए है और न्यूक्लियस के प्रभाव में वो ऑर्बिटल में चेंज हो जाता है, फील्ड के प्रभाव में, न्यूक्लियस की फील्ड प्रभाव में। और फील्ड का प्रभाव हटता है तो सिमेट्रिक बॉल की तरफ मूव करता है। और इसी तरह जब स्लिट के प्रभाव में आते हैं ना, तो वो जो मोमेंट्री नोड्स मूव कर रहे हैं इस सिमेट्रिक बॉल के और उसी के साथ फील्ड भी है, तो अगर स्लिट्स के साथ इंटरेक्शन बन रहा है तो वो अपने आप को एक तरह से ये जो क्वांटम स्पेस है वो कहीं ना कहीं स्लिट्स के अनुसार, दोनों ही स्लिट्स के अनुसार अपने आप को, जी हाँ, जो हमारी फ्री इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर डिस्पर्स इलेक्ट्रॉन तो है, बीच में स्टैंडिंग वेव है, तो स्टैंडिंग वेव गवर्निंग प्रिंसिपल हो जाती है और वो चीज़ों को डिक्टेट करती है। और स्लिट के पहुंचने के ठीक पहले, वो स्क्रीन के पहुंचने के ठीक पहले क्वांटम स्पेस जो है वो सबसे बड़ा हो जाता है इंटरफेरेंस पैटर्न में। और मोस्ट प्रोबेबली जो इतने एरिया में क्वांटम स्पेस फैला है तो नोड्स शायद बहुत छोटे हो गए होंगे, क्योंकि मास एनर्जी कन्वर्जन से ही ये संभव है ना, और इतना ये फैल भी गया। और इसी के साथ साथ जैसे ही वो स्क्रीन पे क्या बोलते हैं, स्क्रीन की फील्ड से इंटरेक्शन होता है इस सबसे बड़े क्वांटम स्पेस का, इलेक्ट्रॉन का, जो कहीं ना कहीं एक तरह से डबल स्लिट पैटर्न के हिसाब से है जस्ट पहले, तो वो फिर से पॉइंट में इलेक्ट्रॉन की जो स्पेस था, इंटरफेरेंस जो स्पेस था, जो एक तरह से सबसे बड़ा था इलेक्ट्रॉन के जस्ट स्क्रीन पे पहुंचने से पहले, वो फिर से वापस क्या बोलते हैं, स्क्रीन की डिस्टरबेंस या फील्ड में वो वास्तव में चेंज हो जाता है एक डॉट में। और कई सारे इलेक्ट्रॉन्स के साथ जब एक्सपेरिमेंट होता है तो इसी तरह की हमको डॉट्स का पैटर्न मिलता है, लेकिन वो डॉट्स का पैटर्न और कुछ नहीं, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का जो क्वांटम स्पेस का पैटर्न था स्क्रीन के जस्ट पहले, वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इस तरह से क्वांटम जो स्पेस है, क्वांटम स्पेस जो अक्सर हम मान लेते हैं कि बहुत छोटा होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं ना इलेक्ट्रॉन जैसे,
वो क्वांटम स्पेस, बहुत छोटे स्पेस में, जैसे ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन को आप पार्टिकल ही मानिए। पार्टिकल इसलिए मानते हैं क्योंकि जब भी हम उस ऑर्बिटर में इलेक्ट्रॉन को पकड़ने जाएंगे तो जो भी हमारा मॉडल बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन पूरी स्पेस को भरा हुआ है उस ऑर्बिटल में और इलेक्ट्रॉन स्वयं डिस्पर्स है छोटे छोटे नोड्स और फील्ड में, लेकिन जब पकड़ने जाएंगे तो पूरा पार्टिकल मिलेगा। तो एक्सपेरिमेंटली तो हमको पूरा पार्टिकल मिल रहा है। तो कल्पनाओं में जो हम ये खो जाते हैं कि वास्तव में जो ऑर्बिटल है ना, वो क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑर्बिटल जो भी है, उसमें वो प्रोबेबिलिटी ऑर्बिटल एक स्पेस है। क्या है? स्पेस है, खाली स्पेस। और इलेक्ट्रॉन उस स्पेस में पूरा का पूरा कहीं ना कहीं होगा। अब कहाँ होगा वो एक्सपेरिमेंट से पता लगेगा, और चांसेस कहाँ ज़्यादा होने के मिलेंगे वो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट से ही पता लग पाएगा जब कई बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे। लेकिन ये क्वांटम एक्चुअली में ऑर्बिटल जो क्वांटम स्पेस है उसमें इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल अलग अलग प्रोबेबिलिटीज के साथ डिफरेंट स्पेस पर है, लेकिन जहाँ पे भी है वो पूरा का पूरा इंटैक्ट है क्योंकि एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं ना। इसके बजाय जो हम मॉडल दे रहे हैं, जो देने की कोशिश कर रहे हैं हम या हमारे संबंधित या जो और भी साइंटिस्ट हैं, जो और भी लोग हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे पेपर्स देखे नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ों शायद पहले ही बोली जा चुकी हो, मैंने उनका सुना ना हो, और मैं जो बोल रहा हूँ ऑलरेडी पब्लिकेशन में हो। तो इसलिए जो हम देने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ क्वांटम स्पेस जो है वो क्वांटम स्पेस इलेक्ट्रॉन से अलग नहीं है, बल्कि वो क्वांटम स्पेस जो है वो स्वयं जो इलेक्ट्रॉन एज अ फ्री पार्टिकल वो इनहेरेंट वेव पार्टिकल डुअलिटी लिया हुआ है। इनहेरेंटली वो कई नोड्स में डिवाइडेड है, फ्री इलेक्ट्रॉन और उसी के साथ स्टैंडिंग वेव है। जैसे ही वो फील्ड में आता है न्यूक्लियस की, तो वो ऑर्बिटल्स के रूप में अपना क्वांटम स्पेस जनरेट करता है। तो इस तरह से क्वांटम स्पेस जो है वो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन का ही स्पेस है, ना कि उस क्वांटम स्पेस में इलेक्ट्रॉन अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ से अलग अलग जगह पे हो सकता है। इससे बेटर है हम ये कहें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने ऑर्बिटल में जो है, तो हम ये कहें कि इलेक्ट्रॉन ने ही ये क्वांटम स्पेस बनाया है ना, और ये न्यूक्लियस की फील्ड में ही वास्तव में अपने आप को इस स्पेस में बदल लिया है, डिस्पर्स नोस्ट और स्टैंडिंग वेव के रूप में। और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये कहीं ना कहीं जब स्क्रीन से इलेक्ट्रॉन टकराने के जस्ट पूर्व ये स्पेस डबल स्लिट पैटर्न के फॉर्म में ये स्पेस हुआ होगा। तो कितना देखिए कहाँ से कहाँ एक ऑर्बिटल से हम एक डबल स्लिट पैटर्न तक स्पेस ले रहा है। कौन ले रहा है? अपना इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना। क्वांटम स्पेस को इस तरह वो डिफाइन कर रहा है, डिपेंड कर रहा है कि वो किस फील्ड में, किस तरह की फील्ड में है। और इस मध्य जब न्यूक्लियस छोड़ रहा है तो एक सिमेट्रिक बॉल के रूप में भी छोड़ स्पेस को अपने बदल दे रहा है। इस संदर्भ में चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। ये वीडियो हम अभी इसको और आगे एलाबोरेट करने की कोशिश करेंगे और चीज़ों को करेंगे आगे इलोब्रेशन करने की कोशिश। हम केवल आपको बस यहाँ पे इतने पे छोड़ रहे हैं कि जब कुछ नहीं था स्पेस में, जब कुछ नहीं था स्पेस में, तो अभी तो इलेक्ट्रॉन जो था एक क्वांटम स्पेस था, नोड और फील्ड था फ्री इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस की फील्ड में आया तो वो ऑर्बिटल में बदल गया ना। लेकिन जब स्पेस में कुछ नहीं था तो स्पेस में क्या था? बिग बैंग से पहले एक बिंदु था, पॉइंट था ना। वो पॉइंट क्या था? वो कुछ और नहीं था, वो एनर्जी का पॉइंट था। और उस एनर्जी स्टैंडिंग वेव के मध्य बीच ही नोड्स भी थे। क्या थे? नोड्स भी थे हाँ। लेकिन वो
उस बिग बैंग जहाँ से स्टार्ट हुआ उस पॉइंट को किसने डिस्टर्ब किया, इस वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी को किसने डिस्टर्ब किया, उसकी। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन की जो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी है उसको डिस्टर्ब न्यूक्लियस की फील्ड कर रही है, लेकिन जब ब्रह्मांड चालू हुआ था किसी एक पॉइंट पे आए तो उसकी वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी को आखिर किसने डिस्टर्ब कर दिया। यहाँ पे हम इस वीडियो को छोड़ते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व। थैंक यू सर।